Hello students, welcome to Abhigyan Academy. Let us discuss an important topic that is in news and it is part of your polity syllabus and the news is about Raghav Chanda. Okay, I hope you all are familiar with this name. He is a popular politician. He was a member of Aam Aadmi Party, as you can see. I have written the party name and the symbol Aam Aadmi Party, but recently he have joined another party. ठीक है? So अभी recently जो है राघव चड्ढा लेफ्ट along with राघव चड्ढा और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया. Now the question is that is the context is not that much important for you guys, but यहाँ पे लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए what is important? The anti defection law. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है, अगर ऐसा कभी पार्टी में से मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, देन व्हाट विल बी द सीन आफ्टर दैट. तो ऐसा कौन सा लॉ या फिर ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है जो चीजें दैट डील्स विद दिस काइंड ऑफ splits in the party or defection in the party. ठीक है. So now this matter, okay, this matter comes here under the topic of your anti defection law. ठीक है. ये जो resigning of the member and joining to the another party, then this comes under the anti defection law. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं, we will deal with this topic under polity subject and that is your anti defection law. कौन सा शेड्यूल में है, कौन सा प्रोविजंस है, that we will see now. Now see this changing of the party. Okay, party जो change करने का ये जो trend है, ठीक है. The member who leaves their party and then they joins another party. This thing started from a very popular case of Haryana. Okay, so there was a scene in Haryana where there was a popular MLA known as Gaya Lal. Okay, he frequently changed his political party. Okay, he frequently changed his political party. So you can see the number of times, how many times he have changed. उन्होंने कितना बार change किया. So you can see within 15 days he have changed 3 times. 3 बार उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया. ठीक है, इधर से उधर ये करते रहे. So this incident of this Haryana MLA, ये जो इंसिडेंट है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारे यहाँ पे आया राम गया राम. ठीक है, आया राम गया राम मीन्स दिस पर्सन दे आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज अ पॉपुलर एक्चुअली मीम गोइंग ऑन इन योर पॉलिटिक्स के पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं व्हेन दे लीव देयर पार्टी एंड दे व्हेन दे जॉइन्स एनी अदर पार्टी. ठीक है, तो ये आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से जो है पॉपुलर हुआ. उसके बाद में जो है गवर्नमेंट की तरफ से और भी थोड़ा सा मतलब पॉलिटिशियंस में हमें चेंजेस देखने को मिले. यही ट्रेंड हमें 67 टू 83 में बहुत सारे एमपीज एमएलएस में देखने को मिले. लाइक यू कैन सी 142 एमपीज एंड 1900 एमएलएस डिफेक्टेड ड्यूरिंग द 16-year पीरियड लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट. 1960s में ना our political stability was not there. We had this political instability in our Indian government in the 1960s. उस टाइम पे बहुत सारा गवर्नमेंट जो है सेंटर पे और स्टेट में बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं. सो इसीलिए टू डील विद सच काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, सेंटर हो या स्टेट में हो, हमने जो है हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया, दैट इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, तो इन सबसे ऐसे जो है इंस्टेबिलिटीज, वो जो मेंबर्स है अपना पार्टी चेंज करके दूसरा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, या फिर कोई स्प्लिट या फिर कोई मर्जर, इन सब चीजों से डील करने के लिए वी हैव ब्रॉट अ न्यू लॉ, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. And this 52nd Constitutional Amendment Act have brought a new law that is known as Anti-Defection Law. और ये जो Anti Defection Law है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया. ठीक है, दिस न्यू 10th शेड्यूल में ऐड किया गया. So through this 52nd Constitutional Amendment Act, we have brought a new law, that is your anti-defection law, and this is brought under and put under the 10th schedule of the Constitution. Now you can see what is this 52nd Amendment Act. यहाँ पे एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2. और यहाँ पे इस आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 में क्या बोलते हैं अभी कि डिस्क्वालिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एंड 191 सब क्लॉज 2 इज फॉर द MLA. So 102 sub clause 2 is for the MPs and 191 sub clause 2 is for the MLA. ये सेंट्रल लेवल पे होगा और ये स्टेट लेवल पे होगा. Now यहाँ पे 10th schedule, that is your anti-defection law, this sets the exact rules, triggers and exceptions for this disqualification.
कौन से ग्राउंड में जो है मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ये चीजें जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ डील करेगा, ठीक है। Now, a legislator is deemed to have defected if they voluntarily give up the membership of their political party or vote contrary to the directives of the party leadership. अब ऐसा होता है कि यहाँ तक तो ये चीजें जो है ये चीजें फिक्स किया गया कि अगर कोई भी मेंबर अगर वॉलंटरली अपना मेंबरशिप गिव अप कर देता है, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, अगर हाउस में जाने के बाद में वो मेंबर अगर अपना पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली अगर छोड़ देता है, वो एक ऑप्शन आ जाता है डिफेक्शन का। अनदर ऑप्शन इज दैट अगर वो मेंबर जो है पार्टी के हिसाब से वोटिंग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी बिल इज गोइंग टू बी पास्ड इन द हाउस, ठीक है, अब यहाँ पे पार्टी का जो लीडर होगा, मतलब व्हिप जो होगा, पार्टी का जो लीडर होगा, वो बोलेगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ वोट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, उन मेंबर्स को उस बिल के सपोर्ट पे वोट करना है, ठीक है। अगर देयर इज अ कॉन्ट्ररी ऑफ वोटिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल मेंबर, तो वहां पे भी रिफ्लेक्शन जो है वो लग सकता है। तो ये जो है ये प्रोविजंस वहां पे फिक्स किया गया, अभी तक तो ये ऐसे ही था, ठीक है। नाउ बाद में द डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर्स मैट्रिक्स, अब यहाँ पे क्या है, पहला जो मैंने बोला वॉलंटरीली गिव अप द मेंबरशिप, सो वॉलंटरीली गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप, यहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स दिस ब्रॉडली, इवन पब्लिक कंडक्ट अगेंस्ट द पार्टी कैन काउंट नॉट जस्ट अ फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर। अभी यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है मेंबर डायरेक्टली जैसे रेजिग्नेशन देता है, वहां पे नहीं, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऐसे रेजिग्नेशन सभी जो है वैलिड होंगे। नाउ वोटिंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम अ वोट इन द हाउस कॉन्ट्री टू द पार्टी व्हिप, पार्टी व्हिप जो है वो पार्टी के डेकोरम को मेंटेन करता है, तो व्हिप जो है वो ऑर्डर रिलीज करेगा कि आपको जो है ये बिल में या तो सपोर्ट करना है या अगेंस्ट में, और वो जो मेंबर होगा ना उनको वो पार्टी व्हिप के हिसाब से ही जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन विद इन 15 डेज। नाउ सी, अगर कोई बिल आ रहा है उसमें और उस बिल में मेंबर को वोट करना है, तो वो बिल में अगर कोई मेंबर है उसने वोट नहीं किया, ही एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम द वोटिंग ऑन दैट बिल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है विप का, अगर उस इंडिविजुअल मेंबर ने ही हैव नॉट टेकन एनी एक्शन विद इन लाइक फॉर 15 डेज, ही हैव नॉट टेकन एनी ऑल्सो फ्रॉम द विप, ठीक है, 15 डेज के अंदर उनको परमिशन लेना होता है कि आप जो है उस बिल पे वोट क्यों नहीं कर रहे हो, उस बिल पे कोई एक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, इन सब में जो है उनको 15 डेज के अंदर में परमिशन लेना होगा विप से। अगर ऐसा करेंगे या फिर अगर ऐसा करेंगे तो मतलब अगर परमिशन भी नहीं लेंगे, बिल में भी कोई उनका एक्शन नहीं है, तो फिर उस केस में जो है उनका मेंबरशिप जा सकता है, और यहाँ पे अगर वॉलंटरी मेंबरशिप को रिजाइन वो कर रहे हैं, then ये दो केस है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा चीज जो है एक्सेप्शन हो सकता है ना, इंडिपेंडेंट मेंबर जो है, ठीक है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, इफ दैट मेंबर आफ्टर ज्वाइनिंग द एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दैट डिस्ट्रॉयज अ नॉन पार्टीसन मैंडेट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर, ओके, उसका इलेक्शन हुआ, वो जीता, ठीक है, या फिर वो मेंबर बना, ठीक है, एमपी है, एमएलए है, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है एंड इवन आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, आफ्टर देन इफ ही जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी, देन ऑल्सो उनके ऊपर में जो है डिफेक्शन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है, अगर उसने ज्वाइन किया उसमें भी डिफेक्शन लगेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मेंबर हिसाब से मेंबर बना है, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाब से वो मेंबर बना है, ठीक है। तो ये वो जो है दूसरा पार्टी कोई ज्वाइन नहीं कर सकता अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और यहाँ पे क्या बोले कि ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर, अगर वो बंदा जो है नॉमिनेटेड है, ठीक है, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ही हैज बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस, आफ्टर दैट ही हैव टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको विद इन 6 मंथ जो है कोई भी पार्टी उनको ज्वाइन करना होता है। अगर 6 मंथ से ज्यादा हो गया, ठीक है, 6 मंथ्स की एक्सपायरी हो गई, तो फिर उनके ऊपर भी डिफेक्शन लग सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये चीजें डिफाइन कर। नाउ ये जो है विप का मैकेनिज्म है, 1 लाइन, 2 लाइन विप, 3 लाइन, ये आपके लिए एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट 3 लाइन में ये विप है वो जस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ सी एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, डिफेक्शन लॉ कहाँ कहाँ नहीं लगता है। हियर सी 1985 रूल में अगर स्प्लिट हुआ अंडर द ओरिजिनल 52nd अमेंडमेंट, इफ 1/3 ऑफ द पार्टीज लेजिस्लेटर ब्रोक अवे, इट वाज कंसीडर्ड एज अ लीगल स्प्लिट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर कुछ किसी तरीके का अगर स्प्लिट हुआ है, ठीक है, अगर 1/3 मेंबर जो है वो अपना पार्टी से अगर
सेपरेट होके आ गए, ठीक है, स्प्लिट अगर हो गया तो फिर उस पे डिफेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ये वैलिड स्प्लिट माना जाएगा। और बाद में एक चीज ऐड हुआ 2003 में, यहाँ पे बोला 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इस पॉइंट मतलब इस 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ में एक पॉइंट और ऐड हुआ, यहाँ पे बोला गया कि दिस डिलीटेड द स्प्लिट प्रोविजन। यहाँ पे बोला गया डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई ओनली इफ एन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब 2/3 अगर पार्टी, ठीक है, 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी अग्रीज टू ज्वाइन एनी अदर पार्टी, ठीक है। यहाँ पे मर्जर मतलब पार्टी है, जैसे मैंने बोला आम आदमी पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का 2/3 मेंबर्स अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो इस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैंने बोला राघव चड्ढा वाज नॉट द ओनली वन टू ज्वाइन द अदर पॉलिटिकल पार्टी, ही वाज नॉट द अदर वन टू लीव द आम आदमी पार्टी एंड ज्वाइनिंग एनी अदर पार्टी। उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, ठीक है, तो 2/3 मेंबर्स कैन लीव देयर पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन एनी अदर पार्टी, दिस इज वैलिड। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो उनका जो भी स्टेप था इट वाज नॉट इलीगल अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये जो प्रोविजन है ये बाद में ऐड किया गया, और 1/3 वाला स्प्लिट भी ये बाद में रूल में ऐड किया गया। एजुडिकेशन या फिर स्पीकर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी देखिए जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ होगा ना उसपे जो है स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उसपे वो मेन जो है डिसीजन होता है। द डिस्क्वालिफिकेशन the disqualification to this is something given here. Act of defection defines 10 schedule sets no definitive time limit for the presiding officer। देखिए जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ होगा ना उसपे जो फाइनल मतलब फाइनल जो डिसीजन होता है ना वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है हाउस का। अगर लोकसभा का है तो स्पीकर का होगा, अगर राज्यसभा का है तो चेयरमैन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वही फाइनल डिसीजन लगाते हैं मतलब लेते हैं रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में जो है चेयरमैन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं होता है, बट वही डिस्क्वालिफिकेशन इनके बेसिस में जो भी है वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है, ठीक है। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस सब में। एक जो जजमेंट है किहोतो होलोहन केस 1992, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल। उन्होंने बोला कि ठीक है, ठीक है, आपका ये जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ है दिस इज अ बेटर एक्ट। यहाँ पे मतलब कोई भी चीज ऐसे ओवर पावर नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोला कि स्पीकर एक्ट एज अ ट्राइब्यूनल देयरफॉर देयर फाइनल डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। बट वहां पे जो मैंने बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर होगा और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन होगा। तो उनका जो ये डिसीजन होता है वो एकदम जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर नहीं है, ठीक है। उसमें भी अगर मैलिफाइड वे में अगर डिसीजन लिया गया है, hasty डिसीजन अगर लिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कि वो तो हलोहन केस में बोला कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है चेयरमैन का, ठीक है। कोर्ट जनरली कैन नॉट इंटरवीन प्रायर टू द स्पीकर्स फाइनल डिसीजन। मतलब अगर स्पीकर हो या चेयरमैन फाइनल डिसीजन दे रहा है, अगर वो कुछ इनवैलिड लगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला केशव सिंह का केस है, यहाँ पे दे एड्रेस द इंडेफिनिट डिले लूपहोल। तो यहाँ पे बोला गया कि दिस मैंडेटेड स्पीकर मस्ट डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन ऑन अ रीजनेबल टाइम। अगर कोई मेंबर जो है डिस्क्वालिफाइड है और उसने अगर कोई पिटिशन फाइल किया है या फिर कोई अपील किया है, ठीक है, चेयरमैन को, तो द कोर्ट हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर चेयरमैन को जो है इस पे एंटी डिफेक्शन पे जो है डिसीजन लेना चाहिए। वो जब अगर ऐसा कोई मैटर है डिस्क्वालिफिकेशन, उसको लंबे टाइम तक पेंडिंग नहीं रखना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, वो विद इन 3 मंथ्स, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं है और अगर नॉर्मल एंटी डिफेक्शन का कोई इशू है तो विद इन 3 मंथ जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उस पर डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। वो अपने हिसाब से एकदम अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे दिया गया है। दो जो है केस इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो तो उल्लंघन के जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनका जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, मैलिफाइड मैनर में हो तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में आया है, 10th शेड्यूल में ऐड हुआ है 1985 में, ठीक है। और यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, जैसे कि का मर्जर और स्प्लिट, ठीक है, मर्जर और स्प्लिट ये चीजें बाद में ऐड किया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू guys. If you have any doubt regarding this topic you can just ask. Okay, thank you.